हेलो दोस्तों, मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीटेट और भिन्न भिन्न राज्यों के टेट की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक चिंतन। दोस्तों यहाँ पे हम आप लोग के लिए लिख दिए हैं थिंकिंग, जिसको बोलते हैं आप लोग क्या, चिंतन। जैसे दोस्तों कोई भी प्राणी या कोई भी मानव चिंतन कब करता है? जब उसके पास कोई ना कोई समस्या होता है। बिना समस्या का कोई भी प्राणी चिंतन नहीं करता है। और चिंतन कहां करता है दोस्तों? अपने कौन से अंग से चिंतन करता है? मस्तिष्क से। तो मस्तिष्क से जुड़ी हुई जितने भी क्रियाएं हैं दोस्तों, वो कहलाता है मानसिक क्रिया। यानी चिंतन जो है दोस्तों, वह आपका एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके सहारे प्राणी अपने समस्याओं का क्या करता है? समाधान करता है। यानी चिंतन कहने का अर्थ है कि जिससे आप अपनी समस्याओं का समाधान कर लें। जैसे दोस्तों अभी मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देने जा रहा हूं, जो आपके पूरे विश्व में अभी कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है। जैसे सबसे पहले दोस्तों, आज से पहले सबसे पहले चीन में कोरोना वायरस था। तो वहां से हम लोगों के पास कैसे आया? तो हम लोग को वहां से आया भाषा के माध्यम से। यानी हम लोग जाने वहां के कोई व्यक्ति ने बतलाया, तो किसके माध्यम से बतलाया? भाषा के माध्यम से। यानी दोस्तों कहने का अर्थ है कि समस्या को भाषा के माध्यम से हमारे देश में पहुंचाया गया। यानी भाषा जो है समस्या का साधन है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जैसे हम लोगों को पता चला कि कोरोना वायरस हम लोग को देश में आ गया है, तो हम लोग के मस्तिष्क में उसका प्रतिबिंब बनने लगा, यानी उसका प्रतिमा बनने लगा। और हम लोग के फेसबुक पे, यूट्यूब पे, भिन्न भिन्न प्रकार के टीवी पे कोरोना वायरस का चित्र उभार कर दिखाया गया, किस प्रकार से हमला करता है। तो हम लोग के मस्तिष्क में क्या बना? प्रतिमा। यानी प्रतिमा भी आपका चिंतन का साधन है। अगली बात दोस्तों, संप्रत्यय। संप्रत्यय क्या होता है दोस्तों? मन में उत्पन्न होने वाला भाव या विचार। जैसे दोस्तों कहने का अर्थ है कि हम लोग को पता चला कि इस प्रकार का कोरोना वायरस है, तो हम लोगों के मन में उत्पन्न होने लगा भाव या विचार। तो मन में उत्पन्न होने वाले भाव या विचार को कहते हैं संप्रत्यय। संप्रत्यय मतलब वायरस से रिलेटेड जो भी विचार आया, उसी को हम लोग कहते हैं संप्रत्यय। फिर दोस्तों प्रतीक। यानी प्रतीक कहने का अर्थ हो गया कि उसका टेस्ट आ गया कि कैसा रहेगा तो पॉजिटिव होगा, कैसा रहेगा तो नेगेटिव होगा। फिर इंसान जोड़ घटाव करने लगा, किसके क्या उपाय है, यानी चिन्हों का प्रयोग करने लगा। तो पता चला कि ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है, तो आदमियों को 1-1 मीटर की दूरी पर रहने के लिए कहा गया। यानी इस प्रकार से दोस्तों चिंतन की प्रक्रिया कर कर मनुष्य अपने समस्याओं को आज के डेट में समाधान कर रहा है। तो इसी टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, चिंतन। देखिए दोस्तों चिंतन क्या है, अब हम लोग यहां विस्तार से पढ़ते हैं। मैं आप लोग को एक कहानी के माध्यम से सुनाया चिंतन के बारे में। यहां पे देखिए चिंतन। चिंतन क्या है? वैसा मानसिक प्रक्रिया जिसके सहारे प्राणी किसी समस्या का समाधान करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? चिंतन। दोस्तों हमने बतलाया कि चिंता का साधन क्या क्या है? भाषा। मैंने बताया कि भाषा के माध्यम से चीन से भारत में आया कोरोना वायरस, या किसी भी देश में गया तो आया, तो आपके मस्तिष्क में प्रतिमा बना, उसका बिंब बना। अब बिंब बना दोस्तों, तो आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होने लगा उसके बारे में भाव या क्या? विचार। तो मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाला भाव या विचार कहलाता संप्रत्यय। और प्रतीक। प्रतीक कहने का अर्थ है क्या दोस्तों? जो आपका सिंबल, यानी जो कोरोना पॉजिटिव का जो लक्षण आया, तो उसी को बोलते हैं सिंबल। जैसे आप लोग ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो लाल ग्रीन ये सिंबल है, तो प्रतीक। अब दोस्तों इसके बाद इंसान ने क्या क्या? चिन्ह, जोड़ घटाव गुना भाग किया कि किस प्रकार से कोरोना दूर होगा। तो 1 मीटर की दूरी पर तो आपका चिन्ह बना। तो एक चिन्ह चिंतन का क्या है? साधन। यानी दोस्तों कहने का अर्थ है कि भाषा, प्रतिमा, संप्रत्यय और प्रतीक एवं चिन्ह चिंतन के क्या है? साधन है। अब दोस्तों कहने का अर्थ है कि चिंतन को हम दूर किस प्रकार से करेंगे, चिंतन हम लोग किस प्रकार से करेंगे, है ना दोस्तों? तो आइए देखिए, चिंतन करने के लिए हम लोग ध्यान से सुनेंगे। चिंतन करने के लिए हम लोग को बुद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि बुद्धि नहीं होगा तो हम लोग चिंतन नहीं करेंगे। यानी दोस्तों कहने का अर्थ है
कि उचित चिंतन करने की योग्यता को हम लोग कहते हैं बुद्धि। यानी आपके पास बुद्धि होगा तो आप उचित चिंतन कर पाएंगे। और दोस्तों आप लोग किसी किसी को कहते सुने होंगे कि हमेशा बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। तो यहाँ पे विवेक क्या है दोस्तों? तो जो आप चिंतन की प्रक्रिया कर रहे हैं उसको जारी करने का प्रभावशाली साधन जो है वो आपका विवेक है। यानी दोस्तों कहने का अर्थ है उचित चिंतन कर रहे हैं तो बुद्धि है, और उचित चिंतन को जारी करने का प्रभावशाली साधन जो है वो आपका क्या है? विवेक है। इसलिए कहा गया है कि उचित चिंतन का विकास करने हेतु हमें हमेशा बुद्धि और विवेक से कार्य करना चाहिए। यानी दोस्तों कहने का अर्थ है कि जब भी आप चिंतन करें तो यदि बुद्धि और विवेक से कार्य करेंगे तो आप अपने समस्याओं का क्या करेंगे? समाधान करेंगे। और चिंतन करने का सबसे बड़ा जो कंडीशन है वो आपका समस्याओं का समाधान। चलिए दोस्तों अब देखिए, अभी आपको हमने बताया कि चिंतन एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है, और मानसिक प्रक्रिया है तो किससे जुड़ा हुआ है? ज्ञानात्मक पक्ष से। और इस बात कहने वाले मनोवैज्ञानिक हैं रॉस। रॉस ने बोला कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो ज्ञानात्मक पक्ष से क्या है दोस्तों? जुड़ा हुआ है। इस बात को कौन बोले थे? रॉस। अब दोस्तों यहां पे हम लोग पढ़ेंगे चिंतन का प्रकार। जैसे दोस्तों आप लोग कुछ चिंतन करते हैं तो चिंतन सबसे पहली बात कोई प्रत्यक्ष वस्तुओं को देखकर करता है, तो कोई बिना वस्तुओं को देखे करता है दोस्तों, तो किसी वस्तुओं को समझ के करता है, तो कोई कल्पना करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों चिंतन का हम लोग पढ़ेंगे प्रकार। तो यहां पे देखेंगे चिंतन का प्रकार क्या है। जैसे फर्स्ट है आपका मूर्त चिंतन। मूर्त मतलब होता है दोस्तों प्रत्यक्ष चिंतन। मूर्त चिंतन कहने का अर्थ है प्रत्यक्ष रूप से संवेदना के आधार पर अत्यंत सरल रूप से सोचना मूर्त चिंतन कहलाता है। प्रत्यक्ष रूप से संवेदना, संवेदना क्या है? देखिए दोस्तों, जो आप अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो आप सुनते हैं, जो आप देखते हैं, जो आप अनुभव करते हैं, जो आप स्वाद ग्रहण करते हैं, ये आपका संवेदना है। तो संवेदना के आधार पर जो प्रत्यक्ष रूप से आप कह दें वो कैसा चिंतन होगा? मूर्त चिंतन। यानी दोस्तों कहने का अर्थ है कि कहीं पे आग लगा हुआ है तो कोई क्या करता है? पानी लेके दौड़ता है, तो कोई बालू लेके दौड़ता है, तो कोई कहता है कि कंबल से ही उड़ा दो ना तो आग बुझ जाएगा। तो एक कैसा चिंतन हो गया? प्रत्यक्ष चिंतन। और प्रत्यक्ष चिंतन से मानव जो है अपने समस्याओं का क्या कर रहा है? समाधान कर रहा है। अब दूसरा चिंतन है दोस्तों अमूर्त चिंतन, जिसको हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष चिंतन, या इसको बोलते हैं संप्रत्यय चिंतन। देखिए दोस्तों अमूर्त चिंतन क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव और अभ्यास के माध्यम से मन में प्रतिमा या प्रतीक उभार कर सोचना अमूर्त चिंतन कहलाता है। देखिए फिर से मैं पढ़ रहा हूं, अप्रत्यक्ष रूप से, अमूर्त मतलब अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव और अभ्यास के माध्यम से मन में प्रतिमा या प्रतीक उभार कर सोचना अमूर्त चिंतन कहलाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण से समझा रहा हूं। जैसे दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि सीटेट की परीक्षा दे देंगे, परीक्षा देने के बाद वैकेंसी निकलेगा तो हमारा जॉब हो जाएगा, जॉब हो जाएगा तो मजे में जिंदगी काटेंगे। तो ये आप कैसा चिंतन कर रहे हैं? अमूर्त चिंतन कर रहे हैं। जैसे मैं सोच रहा हूं दोस्तों कि मैं जो इतना मेहनत कर रहा हूं, मैं जो वीडियो बनाकर आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरा वीडियो आप लोग कितने शेयर करेंगे, है ना? तो ये हम कैसा चिंतन कर रहे हैं? अमूर्त चिंतन कर रहे हैं। और दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारे वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। और सीटेट की परीक्षाओं में यहां से प्रश्न 1 से 2 प्रश्न आपको 100% आएंगे, ये हमारा दावा है। और दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर करते रहिए, और जो अभी हमारे वीडियो को देख रहे हैं पहले पूरे वीडियो को देख लें तब सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों आइए आपको मैंने बताया अमूर्त चिंतन। अमूर्त मतलब कहने का अर्थ है सपनों की दुनिया, सपनों की दुनिया में खोए हैं, है ना? ये हो गया आपका कैसा? अमूर्त चिंतन। अब हम लोग यहां पे पढ़ेंगे तीसरा दोस्तों निगमनात्मक चिंतन या अभिसारी चिंतन। देखिए दोस्तों अभिसारी का अर्थ क्या होता है? देखिए जैसे हमारे पास अभिसारी 5 उंगली है, तो ऐसे आके सब मिल गया तो ये हो गया अभिसारी। अभिसारी का अर्थ होता है
एक बिंदु पर आकर सभी को क्या करना, मिलना। जैसे किसी बच्चे से हम पूछें कि बताओ रमेश 2+3, तो उसने बोला 5। फिर अगले लड़का को खड़ा किया, बताओ दिनेश 3+2, उसने भी बोला 5। अगला लड़का को खड़ा किया, बताओ जी 2+3, तो उसने भी बोला 5। यानी प्रत्येक बच्चा 2+3 का जवाब 5 ही देगा, या 3+2 का ही जवाब 5 ही देगा। कोई 6 बताएगा नहीं। यानी सबका जवाब एक है, तो एक बिंदु पर आकर मिल रहा है, तो इसी को कहते हैं अभिसारी चिंतन। देखिए दोस्तों, यहां पे लिखे हैं निगनात्मक या अभिसारी चिंतन। तथ्य मतलब होता है आंकड़ा जो आपको दिया गया है। तथ्य या वस्तु के आधार पर सही निष्कर्ष तक पहुंचना अभिसारी चिंतन कहलाता है। यानी जो आपको दिया गया है आंकड़ा, तथ्य या आंकड़ा, तो 3+2 5, यानी तथ्य या आंकड़ा के आधार पे सही निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं, तो उसी को कहते हैं अभिसारी चिंतन। जैसे 3+2 बराबर में कितना, 5। किससे ये पूछेंगे तो 5 ही बताएगा, तो ये आपका हो गया अभिसारी चिंतन। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों आगमनात्मक चिंतन, या इसको बोलते हैं अपसारी, या इसको बोलते हैं सृजनात्मक चिंतन। देखिए दोस्तों, अपसारी या सृजनात्मक चिंतन क्या होता है। अभी का मतलब हुआ एक बिंदु पर मिलना, और अब का अर्थ हुआ एक बिंदु से निकलना। यानी दोस्तों कहने का अर्थ है कि हमने बोला कि बताओ जी 8 × 3 कितना होगा, 24। तो ये क्या हो गया, कहने का अर्थ है 8 × 3 क्या हो गया, 24। सब बताएगा 8 × 3 24, तो ये हो गया अभिसारी। लेकिन इसी प्रश्न को हम पलट दे, हम बोले कि बताओ जी 24 को और किस किस प्रकार से लिखा जाता है। तो कोई लड़का बोल रहा है सर 8 × 3 24, कोई लड़का बोल रहा है सर 6 × 4 24, कोई लड़का बोल रहा है सर मैं लिखूंगा यहाँ पे 4 × 6 24, कोई लड़का बोल रहा है सर 12 × 2 24। तो इस प्रकार से देखिए प्रश्न एक ही है, लेकिन उसका जवाब जो है ना वो निकल रहा है अलग अलग, है ना। तो इस प्रकार के चिंतन को कहते हैं अपसारी या सृजनात्मक चिंतन। यानी कहने का अर्थ दोस्तों कि तथ्यों या वस्तुओं में अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर निष्कर्ष देना क्या कहलाता है, अपसारी या सृजनात्मक चिंतन। यानी जो आपके पास आंकड़े हैं उसके बारे में आपको नव निर्माण करना है। जैसे हमारे पास पेन है, इसका क्या उपयोग करेंगे, तो हम लिखने में उपयोग करेंगे। अब कुछ लड़कियां हैं तो इसका उपयोग क्या करेगी, तो अपने जुड़ा में लगा लेगी। तो आप कोई लड़के हैं तो इसका उपयोग खेलने में करेंगे, है ना। यानी एक ही पेन है और इसका उपयोग भिन्न भिन्न दिशाओं में हो रहा है, तो इसी को कहते हैं हम लोग दोस्तों सृजनात्मक चिंतन। जितने भी आपके खोज हुए हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी कलाकार हैं, जितने भी पेंटर हैं जो नव निर्माण करने की योग्यता रखते हैं, उन्हीं को कहते हैं सृजनात्मक चिंतन या अपसारी। अपसारी मतलब एक बिंदु से निकलना। जैसे दोस्तों हम यहां से पढ़ा रहे हैं तो एक बिंदु से निकल रहा है, तो एक क्या हो गया, शिक्षक जो होता है दोस्तों वो होता है अपसारी गुण होता है शिक्षक में। अब विद्यार्थी क्या करता है, सभी शिक्षक को सुनता है, तो विद्यार्थियों में अभिसारी गुण पाया जाता है और शिक्षक में अपसारी। और एक बहुत बार सीटेट की परीक्षाओं पूछा गया है कि सृजनात्मक चिंतन को कैसा चिंतन कहते हैं, अपसारी चिंतन बहुत बार आया है और आप याद रखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन क्या है कि किसी तथ्य या वस्तु, तथ्य मतलब आंकड़ा, तथ्य या वस्तु को बिना जाने सही और गलत बातें शुरू कर देना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। जैसे कहने का अर्थ दोस्तों कि आप किसी भी बात को नहीं जानते हैं, जैसे आप किसी के बारे में नहीं जानते और उसके बारे में भला और बुरा कर रहे हैं, यानी आप आलोचना कर रहे हैं। जैसे दोस्तों कहने का अर्थ है कि किसी भी क्लास में या किसी भी कोचिंग संस्थान में आप पढ़ने नहीं गए और बिना पढ़े ने वहां के बारे में या तो अच्छाई कर रहे हैं या तो बुराई कर रहे हैं, तो इसी चिंतन को कहते हैं आलोचनात्मक चिंतन। और दोस्तों आलोचना आप लोग जरूर कीजिएगा मगध क्लासेज का। यदि अच्छा लगे फिर भी आलोचना कीजिएगा और बुरा लगे फिर भी आलोचना कीजिएगा, क्योंकि चिंतन से ही हमारा समस्याओं का समाधान होगा और आपकी मगध क्लासेस संस्था जो है बहुत आगे की ओर जाएगा जब आप लोग का चिंतन आलोचनात्मक होगा। यानी इसके अच्छाई को भी आप बच्चों को बताएंगे और इसकी बुराई को शिक्षक को बताएंगे। और हमारा दावा है दोस्तों कि मैं जो पढ़ा रहा हूं यहां से प्रश्न आपके जरूर आएंगे।
अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे लास्ट, चिंतन का सोपान। देखिए दोस्तों, चिंतन हम लोग क्यों करेंगे? जब हमारे पास समस्या क्या होगा? उत्पन्न। चिंतन कब करेंगे? जब समस्या क्या होगा? उत्पन्न। अब दोस्तों ये समस्या उत्पन्न हो जाएगा, तो समस्या जो उत्पन्न होगा तो उसको तथ्य या आंकड़ों के द्वारा क्या करेंगे? संकलन। संकलन मतलब इकट्ठा, यानी दोस्तों समस्या को हम लोग आंकड़ों या तथ्यों के सहारे इकट्ठा करेंगे, यानी संकलन करेंगे। तीसरा, उसके बाद इकट्ठा करने के बाद निष्कर्ष निकालेंगे, और लास्ट में दोस्तों निष्कर्ष को क्या करेंगे? जांचेंगे। यानी आपके चिंतन के 4 सोपान हैं। फर्स्ट सोपान क्या है? समस्या का उत्पन्न, आंकड़ों या तथ्यों का संकलन, निष्कर्ष निकालना और निष्कर्ष जांचना। यानी दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि चिंतन के कितने सोपान हैं, तो आप लोग बताएंगे 4। अब दोस्तों यहां पे आप लोग प्रगतिशील शिक्षा, आपको मैंने बताया था प्रगतिशील शिक्षा के जनक हैं जॉन डीवी, और जॉन डीवी ने बतलाया दोस्तों कि बच्चे जो हैं विचारात्मक चिंतन करते हैं अपने समस्याओं को समाधान करने के लिए। तो विचारात्मक चिंतन को हम लोग कहते हैं तार्किक चिंतन। तो मैंने यहां पे आप लोग को लिख दिया है कि समस्या कहने का अर्थ है समस्या समाधान में व्यक्ति तार्किक चिंतन करता है। यानी कहने का अर्थ है कि कोई भी बालक है समस्या को समाधान करने के लिए तार्किक चिंतन करता है। नेक्स्ट बात नोट लीजिए दोस्तों, तार्किक चिंतन को जॉन डीवी ने विचारात्मक चिंतन कहा। बस इतनी बात को आप याद रख लेंगे, और ये हमारा दोस्तों व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग जरूर कमेंट करेंगे या कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछेंगे। और यदि दोस्तों हमारा पढ़ा हुआ अच्छा लग रहा है तो जरूर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आप लोग दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के लिए धन्यवाद।